हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने आपका भूपर्पटी को देखा, मेंटल को हमने देखा और हमने क्रोड को हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने ज्वालामुखी को पढ़ा, उससे निर्मित कुछ आकृतियां थी जो हमने पढ़ी। हमने देखा कि सील्ड किस तरह से बनता है और सील्ड ज्वालामुखी होता क्या है। और सील्ड के बाद हमने कि जैसा आपके सिलेंड्रिकल जो आपका वोल्केनो होता है शंकु आकार, उसकी क्या स्थिति है। इन सभी स्थिति को, इन सभी चीजों को हम लोग आपका गौर करके एक एक करके हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से आपका देखा है और इसकी हमने बात भी की है। तो मिश्रित वॉल्केनो को हमने पढ़ लिया, ज्वालामुखी को पढ़ लिया, अंतर्भेदी क्रियाएं जो हैं इन सब को हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। इन सब को हम लोग आपका देख चुके हैं और इन सब पर ही हम लोगों ने आपका बात भी की है। ठीक, और इसलिए इन सब को हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, ज्वालामुखी कुंड क्या होता है, इस कुंड को भी हम लोग आपका देखेंगे और इस पर किस प्रकार से है। ठीक है, बेसाल्ट प्रवाह, फ्लो बेस आपका क्या होता है इसको देख लेंगे थोड़ा सा। और कल हम एक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे कि किस तरीके से अंतर्भेदियां, जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, लेकिन जब वो मैग्मा अंदर ही रह जाता है तब कौन कौन सी आकृति बनती हैं। कल इतना हम लोग आपका देख चुके थे। तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ। चलिए अब देखिए, पहली आंतरिक संरचना में जो है तो सबसे पहली आकृति है उसको पढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहली जो आकृति है वो आपको ध्यान देनी है और वो है आपका बैथोलिक। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपृष्ठ की अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है तो एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अचानक प्रक्रिया के ऊपर पदार्थ के हट जाने से धरातल पर प्रकट होता है। ये विशाल क्षेत्र में फैलता है, विशाल क्षेत्र में, और कभी कभी इनकी गहराई कुछ किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं। ठीक, बैथोलिक कहा जाता है जो मैग्मा भरे भंडार में जमा होते हैं। ठीक, अगला है गुम्बदाकार होता है बैथोलिक। अब है लैथोलिक। यह गुम्बदानुमा एक विशाल अंतर्भेदीय चट्टान है जिनका तल समतल और पाइप रूपी नाली से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाई जाने वाली मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। केवल यह होता है कि लैथोलिक गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानें ऐसी बनी गुंबदानुमा पहाड़ियां हैं जिनमें अधिकतर अपवित्र और एक्सोफोरस हो चुकी है। वह धरातल पर देखी जा सकती है। लैथोलिक और बैथोलिक अच्छे उदाहरण हैं। कैसे हैं लैथोलिक और पैथोलिक? बहुत अच्छे उदाहरण। लैथोलिक, पैथोलिक और सिल। ऊपर उठे लावे का कुछ भाग जो क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल पर चलता है। क्या चलता है? कमजोर धरातल पर चलता है। अगले आकृति में जमा जाता है। यह तस्तरी के आकार का जमा होता है, लैथोलिक कहलाता है। कई बार अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टाने की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर अविनति के तल में जमा पाया जाता है। परतनुमा लहरदार चट्टान एक निश्चित वहानलिका में मैग्मा के भंडार से जुड़ी होती है जो क्रम से बैथोलिक में विकसित होते हैं और यह पैथोलिक कहलाता है। अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टाने का 36 तल के चादर के रूप में ठंडा होना सिल्ड कहलाता है। अंतर्भेदीय
वो चट्टान, जब आग्नेय चट्टान आपका क्षैतिज तल पर चादर के रूप में ठंडा होकर जम जाती है, उसको सिल या सीट कहते हैं। इसकी मोटाई के आधार पर इसको विभाजित किया गया है और इनको हम लोग आपका इसमें अच्छे से गौर करके देख सकते हैं। अब इसके बाद है डाइक। डाइक क्या होता है बेसिकली समझिए। डाइक जब लावा का प्रवाह दरारों से समकोण पर होता है और अगर अवस्था में ठंडा हो जाता है, एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में अंतर्वेदीय आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के दक्कन ट्रैप में विशाल डाइक उद्गार की अवस्थिति है। तो ये आपका इस प्रकार के हमको डाइक, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो जितनी भी अंतर्भेदीय वाली स्थिति थी ये मैंने आपको बता दी और आपने देख ली। एक बार इनको गौर करके देख लीजिए। बस चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर आगे बढ़ेंगे। देख लिया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हो गया पूरे चैप्टर में किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बताओ बच्चों। पीछे एक बार देख लीजिए ऊपर, यहाँ कोई क्वेरी हो आपका, वेव्स में कुछ तरंगों में कुछ आपका डाउट बना हुआ हो, देख लीजिए एक बार। किसी बच्चे का भूकंपीय तरंगों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी अप्रत्यक्ष साधन है? किसके माध्यम से हमें भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से मिलती है? बताइए, चैप्टर पढ़ा है हमने, जल्दी बताइए कि किसके माध्यम से हमें भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर की जानकारी सीधे तौर पर हमको मिलती है कि भैया पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा है। किसके माध्यम से? जल्दी बताइए। चलिए, कितने बच्चों को लगता है कि भूकंपीय तरंगे होगा? कितने बच्चों को लगता है गुरुत्वाकर्षण बल होगा? कितनों बच्चों को लगता है ज्वालामुखी होगा? कितने बच्चों को लगता है कि पृथ्वी का चुंबकीय तत्व होगा? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बड़ा ही सरल है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज्वालामुखी के अंदर, पृथ्वी के अंदर से निकलता है और यही हमें आपका जानकारी देता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो प्रत्यक्ष जानकारी हमको ज्वालामुखी के माध्यम से ही आपका मिलती है। ठीक, अगला है दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिमाण है? कह रहे जो हमारा दक्कन ट्रैप है, जो दक्कन प्लेट्यू है, उस दक्कन प्लेट्यू के जो सेल हैं वो किसके बने हैं? सील्ड का है, मिश्रण का है, प्रवाह का है या कुंड का है? चलिए जल्दी बताइए किसके कारण बना है? कितने बच्चों को लगता है कि सील्ड होगा? और एक बार पढ़िए जिनको सील्ड लग रहा है। चलिए आंसर देखिए। अगर आप इसके आंसर की बात कर रहे हैं तो ना तो सील्ड होगा, ना मिश्र होगा, ना कुंड होगा। आंसर होगा प्रवाह। अगर आप पढ़ोगे तो अब मैंने आपको पढ़ा है कि दक्कन ट्रैप आपका प्रवाह से बना है और जो किम्बरले पठार जो है और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है और मेघालय का पठार, शिलोंग वाला पठार, वो भी इसी पठार के हिस्सा है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है? पहला है ऊपरी और निचली मेंटल, भूपटल और ऊपरी मेंटल, भूपटल और क्रॉड, मेंटल और क्रॉड। बताइए क्या आंसर होगा? बताइए बच्चों क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलिए आंसर होना चाहिए भूपटल और ऊपरी मेंटल। यही मैंने आपको बताया भी था, भूपटल और ऊपरी मेंटल। देख लिया। निम्नलिखित में भूकंप तरंगे में संकुचन व फैलाव होता है। संकुचन और फैलाव होता है। चलिए इसका आंसर होगा पी वेव्स, पी तरंगे। तो ये पी वेव्स जो होती हैं, जिस प्रकार की हम वेव्स समझते हैं वो उस प्रकार की वेव्स हमारी पी वेव्स होती है।
निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। 30 शब्दों में आंसर देना है। भूगर्भिक तरंगे क्या है? भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? भूगर्भीय तरंगे छाया कैसे बनती है? भूगर्भीय गतिविधि के अंतर्गत क्या है? इन सबको आपको देखना है। सारी चीजें आपको चैप्टर में एडजीज लिखी हुई हैं। जितना हमने इसमें अब तक चैप्टर के माध्यम से पढ़ा, समझा और देखा है, सारी चीजें हमें वैसे ही आपका लिखी मिली हैं। आप इनको समझ सकते हैं, आपका देख लीजिए। तो बच्चों, देख लिया आपने। तो फिलहाल आप इनको घर पर जाकर अच्छे से एक बार ट्राई कीजिए, तैयार कीजिए। फिलहाल पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।